देखिए यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन है और ये पेपर नंबर 2 है एमए इंग्लिश 2nd सेमेस्टर का। तो देखिए ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्स एक लिटरेरी फॉर्म होता है। 5 फुट अनराइम्ड आइम्बिक वर्स होता है। ब्लैंक वर्स को शेक्सपियर ने यूज किया, मिल्टन ने यूज किया, मार्लो ने यूज किया, अपने अपने पोएम ड्रामाज में यूज किया है। ये जो है लिटरेरी फॉर्म के रूप में कंसिडर किया जाता है और कई सारे पोएट अब जो है अपने पोएम में इसको यूज करते हैं। विमेन लिटरेचर क्या होता है, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म या फेमिनिज्म जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट के थ्रू ग्रो हुआ 1970 ईस्वी में, बहुत ज़्यादा ये ग्रो हुआ। और इसके साथ में ये किस पर बेस्ड होता है वुमेन लिटरेचर, तो ये बेस्ड होता है फेमिनाइन कॉन्शियसनेस एंड सेंसिबिलिटी पर ये बेस्ड होता है। सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल ये जो है वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे इंट्रोडक्शन में 4 सिलेबल हैं, इंट्रोडक्शन, क्लियर है। और आगे देखिए यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को कैसे डिफाइन किया है, तो पोइट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। पोइट्री को इन्होंने बताया कि ये जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ होता है, या इसको ऐसे कह सकते हैं पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। पोइट्री क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होता है। इसके बाद में बात करें ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म क्यों कहा गया है, तो पहले तो ये समझ लीजिए ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म सैमुअल जॉनसन ने कहा था। इसलिए कहा था कि ड्राइडेन हु वाज द फर्स्ट टाट अस टू डिटरमाइन अपॉन प्रिंसिपल्स द मेरिट ऑफ कंपोजिशन। और ड्राइडेन का जो प्रिंसिपल है ना, जो क्रिटिकल वर्क के थ्रू है, वो ड्राइडेन का क्रिटिकल वर्क क्या है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है। और ड्राइडेन बिगेन अ ग्रेट रेगुलर एरा ऑफ क्रिटिसिज्म and showed the way to his countrymen how to be great as creative authors and as well as critical evolutions and what makes great literatures। नेक्स्ट है पेरिपीटिया क्या होता है, तो पेरिपीटिया जो है एक एलिमेंट होता है जो कि प्लॉट या ट्रेजिक हीरो से कनेक्टेड होता है। पेरिपीटिया एक फैटल वर्किंग प्लॉट की एक फैटल वर्किंग है जिसमें जो है अपोजिट रिजल्ट निकलता है, जैसा कि हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसा उम्मीद किया जाता है उसके अपोजिट रिजल्ट निकलता है, उसका उल्टा रिजल्ट देता है। हीरो के एक्सपेक्टेशन या इंटेंशन के अनुसार जो है वो इवेंट वैसा नहीं होता है जैसा कि हीरो ने सोच रखा होता है। और यहाँ पर जो भी इवेंट्स होता है मूव करता है एक अपोजिट डायरेक्शन में पेरिपीटिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इस टर्म को यूज किया था टी.एस. इलियट ने यूज किया था अपने एस्से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में यूज किया था। देखिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, अगर केवल हैमलेट की बात करें तो शेक्सपियर ने लिखा, लेकिन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स को लिखा था टी.एस. इलियट ने। टी.एस. इलियट ने कहा कि जो डीप इमोशंस होते हैं इनको इमोटिव वर्ड्स के थ्रू जो है मैरली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है पोएटिक जस्टिस क्या होता है, तो पोएटिक जस्टिस जो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का टर्म होता है, ये आइडिया जो है क्लासिकल ड्रामा से आया है। इसके बाद में कैथार्सिस क्या होता है, तो कैथार्सिस जो है ये एरिस्टोटल ने इसको यूज किया था, अपने वर्क पोएटिक्स में यूज किया था। और एरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजिडी का इफेक्ट होता है ना वो कैथार्टिक होना चाहिए, है ना। और ट्रेजिडी जो होता है जब एंड हो, जब ट्रेजिडी कंप्लीट होती है तो वहाँ पर ऑडियंस ऐसा फील करे, एक कामनेस फील करे, है ना, ये कामनेस फील करे कि जो ट्रेजिक हीरो है वो तमाम प्रकार के सैड इमोशंस, पिटी, फियर, इन सब से वो फ्री हो गया है ना। तो इसी को कैथार्सिस कहते हैं। और उन्होंने ट्रेजिडी के इस इफेक्ट को कि जब ऑडियंस ये फील करती है कि उसका ट्रेजिक हीरो जो है पिटी, फियर और सैडनेस से फ्री हो गया है, तो इस सिचुएशन को कैथार्सिस KATHARSIS या CATHARSIS कहते हैं इसको। पोस्ट कॉलोनिज्म क्या होता है, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो होता है ये एक ऐसी थ्योरी है ना, जिसको यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था और इससे जो है प्रॉब्लम्स को समझा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पोस्ट कॉलोनिज्म, ये तो हो गया, आगे आ जाइए।
एरिस्टोटल का पोएटिक डिक्शन क्या होता है, तो देखिए एरिस्टोटल ने डिक्शन की बात करें तो एरिस्टोटल ने वैसे 6 एलिमेंट्स का यूज किया था, जिसके नाम है प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट और जो है मेलोडी, स्पेक्टेकल, और एक जो है आपका डिक्शन आता है इसी में, है ना। नेक्स्ट बात, तो वही डिक्शन जो है, देखिए एरिस्टोटल ट्रेड्स डिक्शन एज एन एक्टिव कॉन्सेप्ट एंड रिलेट्स इट क्लोजली टू द पोएट्स कमांड टू द मेट्रोज, इट इज नॉट मेट्रिकल कंपोजिशन। डिक्शन या लैंग्वेज या लेक्सिस जो पोएट्रिकल कंपोजिशन तो नहीं होता है, लेकिन ये एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन होता है। सॉरी, डिक्शन मेट्रिकल कंपोजिशन नहीं है, लेकिन एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन होता है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, ये जो टर्म स्ट्रक्चरलिज्म है जो है ह्यूमन सोसाइटी के एस्पेक्ट को एग्जामाइन करता है ना, जिसमें लैंग्वेज भी इंक्लूड है, लिटरेचर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि एरिस्टोटल, व्हाट इज द एलिमेंट्स इन एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजेडी। एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेजेडी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो इमिटेशन एंड मिमेसिस है, कंप्लीटनेस है, मैग्नीट्यूड है ना, इम्बेलिस्ड लैंग्वेज का यूज किया गया, एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फियर है। इसके बाद में एलिगरी क्या होता है, तो एलिगरी एक नैरेटिव कन्वेइंग मोरल मीनिंग होता है ना। और एक तरह से देखा जाए तो एलिगरी का एक बेस्ट एंड सुप्रीम एग्जाम्पल है एक्सपेंसर का फेरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर ने एक पोएम लिखा था जिसका नाम है फेरी क्वीन। इसके बाद में टच स्टोन मेथड ऑफ आर्नोल्ड क्या है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएम को, पोएट्री को एनालाइज करने के लिए एक मेथड का यूज किया, टच स्टोन मेथड, जिसमें ये अपने वर्क, किसी एक ग्रेट वर्क की कंपैरिजन, किसी एक वर्क की कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रेट वर्क से करते हैं और बताते हैं कि अगर इस मामले में वो ग्रेट वर्क के कंपैरिजन में अपनी बराबरी कर रहा है तो वो माना जाएगा ग्रेट वर्क है, अदरवाइज नहीं है। टी.एस. इलियट इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री पर डिस्कस करना है, तो देखिए सेंट्रल पॉइंट ऑफ टी.एस. इलियट्स इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री इज डेट द पोएट, द मैन, द पोएट एंड आर्टिस्ट आर टू डिफरेंट एंटिटीज। देखिए ये इलियट का इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री का दो जो है डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, एक तो पोएट और एक जो है आर्टिस्ट। इसके बाद में यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, देखिए पोएट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज ओन, ही सबमर्ज हिज ओन पर्सनालिटी, हिज ओन फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस इनटू पर्सनालिटी एंड फीलिंग्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएट्री। अच्छा, आर्नोल्ड की ग्रैंड स्टाइल क्या, तो नोबिलिटी ऑफ नेचर और सिंप्लिसिडिटी ऑफ माइंड का आर्नोल्ड ने यूज किया। मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक तो नोबिलिटी ऑफ नेचर स्टाइल का यूज किया और दूसरा सिंप्लिसिडिटी ऑफ माइंड, सिंप्लिसिडिटी का यूज किया है। रस थ्योरी क्या है, तो रस वैसे हिंदी का ये है रसा थ्योरी, तो रस इज अ वर्ड संस्कृत लैंग्वेज। रस जो है संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है जो कि 9 फ्लेवर्स, 9 रसों में से एक है, और इन 9 रसों में कौन से हैं, इरेटिक, हीरोइक, फ्यूरियस, पिटियस, कॉमिक, फियरफुल, रिपल्सिव, मार्वेलस और पीसफुल हैं, है ना। इसके बाद में व्हाट इज द इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ अ परफेक्ट क्रिटिक अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के अनुसार एक परफेक्ट क्रिटिक के क्वालिफिकेशन के लिए क्या इसेंशियलिटी है, तो एक तो देखिए टी.एस. इलियट ये क्या कहते हैं, एन आइडियल क्रिटिक परफॉर्म्स 2 बेसिक फंक्शंस। एक आइडियल जो है क्रिटिक परफॉर्मर्स जो होते हैं, एक आइडियल क्रिटिक होते हैं, वो 2 बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, एक तो इल्यूसिडेशन ऑफ अ वर्क और दूसरा जो है करप्शन ऑफ टेस्ट। अ परफेक्ट क्रिटिक मस्ट पजेस अ हाईली ट्रेंड माइंड। एक परफेक्ट क्रिटिक के पास एक बहुत बढ़िया माइंड होना चाहिए, ट्रेंड माइंड होना चाहिए और इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए कि अपने वर्क को रिफाइन कर सके और उसको एक बेस्ट वर्क में बना सके, और 2 बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी एबिलिटी होना चाहिए। ही मस्ट हैव द टेस्ट एंड टैलेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ पोएट्री, और उसके पास एक नेचर ऑफ पोएट्री को समझने के लिए टैलेंट भी होना चाहिए, है ना। रिदम क्या होता है, तो पता है रिदम जो एक मीट्रिकल मूवमेंट होता है जो कि वेरियस रिलेशंस ऑफ सिलेबल से चलता है ना। इसके बाद में रिदम को ऐसा भी कहा जा सकता है, इट इज मेजर्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन राइम्स ऑफ प्रोजेज,
इट इज हार्मोनियस करेक्शन ऑफ पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका डिक्शन क्या है, तो अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेजिडी इज पोएटिक डिक्शन। ट्रेजिडी का दूसरा जो रिक्वायरमेंट होता है या एक अदर रिक्वायरमेंट होता है वो क्या है, डिक्शन है। एरिस्टोटल ने इसको अपने वर्क पोएटिक्स में यूज किया था और इन्होंने बताया, क्या बताया, एरिस्टोटल ट्रेट्स डिक्शन एज एन एक्टिव कॉन्सेप्ट एंड रिलेट्स इट क्लोजली टू द पोएट्स कमांड ऑफ द मेट्रोर्स। इट इज़ नॉट मेट्रिकल कंपोजिशन बट एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन। ये मेट्रिकल कंपोजिशन तो नहीं होता है डिक्शन, लेकिन एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन होता है। याद हो गया, इट इज़ नॉट मेट्रिकल कंपोजिशन बट इट इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन। इन ट्रेजिडी देयर शुड बी पोएटिक एक्सप्रेशन विदाउट बीइंग कॉमन प्लेस। ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म क्यों कहा गया, किसने कहा, तो कहा था तो सैमुअल जॉनसन ने कहा। देखिए, डॉक्टर जॉनसन कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म who first taught us to determine upon principles the merit of compositions. Dryden's principal critical work is his essay of dramatic poetry. ड्रामेटिक पोएजी, देखिए एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को लिखा था ड्राइडन ने। इसी एसे के चलते ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाने लगा। हेमर्सिया क्या होता है, हेमर्सिया इज द ट्रेजिक फ्लो इन द कैरेक्टर ऑफ ट्रेजिक हीरो हु इज बेसिकली a good and great man. This tragic flaw becomes the causes of his fall, doom and death. नेक्स्ट है essential features of Aristotle's tragedy। तो देखिए अरिस्टोटल के ट्रेजिडी के लिए 6 एलिमेंट्स अरिस्टोटल ने बताया है। पहला है प्लॉट जिसको माइथोस कहते हैं, दूसरा करेक्टर जिसको इथोस कहते हैं, तीसरा डिक्शन जिसको लैंग्वेज या लेक्सिस कहते हैं और चौथा है थॉट जिसको डायपोइया कहते हैं। 5th नंबर का है स्पेक्टेकल जिसको ऑप्सिस कहते हैं और 6 नंबर पर है सॉन्ग या मेलोडी या मेलोपोइया। अब यहाँ पर है इंटरल्यूड्स क्या होता है, तो इंटरल्यूड्स वो होता है जब एक लॉन्गर प्ले चल रहा होता है तो उस लॉन्गर प्ले के बीच में जो छोटा सा एंटरटेनमेंट इंसर्ट किया जाता है, जो थोड़ी देर के लिए हंसी मजाक करवाया जाता है, उसी चीज़ को कहते हैं इंटरल्यूड्स कहते हैं, है ना। द प्राइमरी फंक्शन वाज टू एंटरटेन द ऑडियंस बाई ह्यूमर और इवन बाई फोर्स। देखिए प्राइमरी फंक्शन इंटरल्यूड का जो होता है वो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट कराना होता है, या तो हंसी मजाक से या वैसे किसी भी तरीके से। जुडिशियल क्रिटिसिज्म क्या है, जुडिशियल क्रिटिसिज्म प्रेजेंट द क्रिटिक्स इंडिविजुअल जजमेंट्स ऑन द जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिटरेरी एक्सीलेंस। और यहाँ पर रोल ऑफ गायनो क्रिटिक्स क्या है, एज अगेंस्ट सच मेल ओरिएंटेड क्रिटिक द प्रोग्राम ऑफ गायनो क्रिटिक्स इज। देखिए ये जो गायनो क्रिटिक्स होते हैं ये मेल ओरिएंटेड क्रिटिक के जो हैं अगेंस्ट होते हैं और प्रोग्राम ऑफ गायनो क्रिटिक्स इज टू कंस्ट्रक्ट अ फीमेल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइज ऑफ द वीमेंस लिटरेचर एंड टू डेवलप न्यू मॉडल्स बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फीमेल एक्सपीरियंस। देखिए गायनो क्रिटिक का जो मेन टारगेट होता है ये होता है एक फीमेल फ्रेमवर्क तैयार करना जिसमें वीमेंस लिटरेचर को एनालाइज किया जाएगा, है ना, और एक अपने एक्सपीरियंस फीमेल एक्सपीरियंस के स्टडी पर जो है एक खुद का एक नया मॉडल तैयार करना इसका टारगेट होता है। गायनो क्रिटिक्स बिगिन्स एट द पॉइंट व्हेन वी फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम द लीनियर एब्सोल्यूट्स ऑफ द मेल लिटरेरी हिस्ट्री। ये कहते हैं गायनो क्रिटिक्स तब अच्छे से शुरू होगा जब हम पूरी तरह से फ्रीडम हमें मिल जाए, है ना, रेदर देन मेल। वी नीड टू रीडिस्कवर द स्कोर्स ऑफ फॉरगॉटन वीमेन नॉबलिस्ट। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि हमें तो जो वीमेन नॉबलिस्ट हैं, जो पोएट्स हैं या ड्रामेटिस्ट हैं जिनको हम भूल चुके हैं उनको रीडिस्कवर करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, है ना, और इस तरह से एक वीमेन राइटर्स की एक चैन क्रिएट करनी चाहिए इस ट्रेडिशन में। टू टायर्ड सिस्टम क्या होता है, तो टू टायर्ड सिस्टम जो होता है एक स्ट्रॉन्ग नोशन होता है, ये वीक नहीं होता है। जैसे फेमिनाइन फीलिंग की तरह ये जो है एक फेमिनाइन फीलिंग की तरह ये वीक नहीं होता बल्कि ये स्ट्रॉन्ग नोशन होता है। और इसके साथ में हम जो है टू टायर्ड सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं जो है हायर एंड लोअर क्रिटिसिज्म। हायर इज कंसर्न्ड विद द साइंटिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब देखिए हायर जो है साइंटिफिक प्रॉब्लम से डील करता है और लोअर विद द ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ द कंटेंट एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है आपका ग्रेट इंटेलेक्चुअल चैलेंज टू वीमेन क्या है, सो अल्टर सेज दैट वीमेन आर डॉटर ऑफ द मेल ट्रेडिशन एंड रिलेटेड एसोसिएट्स।
सो वाल्टर ने क्या कहा था कि जो वीमेन होती हैं ना, वो मेल ट्रेडिशन और रिलेटेड एसोसिएट्स की एक डॉटर होती हैं, है ना। इसलिए हमें ज़रूरत है, वी नीड टू स्टडी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इसलिए हमें क्रिटिसिज्म के नई एस्पेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है और अपने आप को यूनिवर्सल प्रूव करने की ज़रूरत है। इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग दैट वीमेन, कहाँ गया, सॉरी भाई, ओके एक मिनट। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग डेट वीमेन डू नॉट अवेक इन द वेक ऑफ टाइम कॉल एंड बी द क्रिटिक्स एंड टीचर्स ऑफ द मेल लिटरेचर एंड ऑल क्रिएशंस लाइक वीमेन स्कॉलर्स इन द 1970s। मतलब ये सोचने वाली बात है कि 1970s तक कोई वीमेन लिटरेचर मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था कि वीमेन की स्टडी की तरफ। आगे बात करें यहाँ पर थ्योरी ऑफ जैक्स डेरिडा अबाउट डीकंस्ट्रक्शन क्या है, तो देखिए डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी जिसको जैक्स डेरिडा ने दिया है, ये फोकस करता है कि एक वर्क के मीनिंग की फोकस करता है। ये कहता है कि जो वर्क की मीनिंग होती है अनस्टेबल होती है, उसकी जो है मल्टीपल और अल्टरनेट मीनिंग निकल सकती है ना। और इसलिए जो है मीनिंग जो निकलती है उसका कोई सेंटर फिक्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसका सेंटर चेंजेबल होता है। मेन एलिमेंट्स ऑफ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ डेरिडा, तो देखिए जैक्स डेरिडाज कॉन्सेप्ट ऑफ डीकंस्ट्रक्शन हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स लाइक डिफरेंस, डिससेमिनेशन, डिस्टिंगरेंस एंड द जियोकैटास्ट्रॉफी। These basic ideas need elaboration for their proper understanding. कंक्लूजन ऑफ द डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या है, तो देखिए डेरिडाज थ्योरी ऑफ डिफरेंस परपोज्ड दैट मीनिंग ऑफ साइंस विद इन लैंग्वेज इज चेंजेबल। इन्होंने कहा जो मीनिंग होता है वो चेंजेबल होता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज मोर interested in the meaning and orders of text than structuralism. Post structuralism is a radical thing which rejects logic because logic is always dominated by illogic. इसके पहले ये माना जाता था, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के पहले ये माना जाता था कि कोई चीज़ समझने के लिए, जैसे अगर आपको अब को समझना है तो बिलो को समझना पड़ेगा, है ना। इस तरह से जो है वाइट को समझना है तो ब्लैक को समझना होगा। लेकिन यहाँ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के अनुसार ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, उसका कोई सेंटर फिक्स नहीं होता है। डेरिडा इंपॉर्टेंट क्यों है, डेरिडा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ हिज डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। डेरिडा जो अपने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट है। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी ट्रांसेंड्स philosophy and is used in literary criticism, social sciences, aesthetics, psychoanalysis and other areas of study. डेरिडाज मेन पॉइंट क्या है डीकंस्ट्रक्शन में, डेरिडा का मेन पॉइंट क्या है, तो इनका मेन पॉइंट ये है टू रीस्ट्रक्चर और डिस्प्लेस। इनका ये है कि रीस्ट्रक्चर करना, डिस्प्लेस करना, है ना, वो मतलब वो किसी चीज़ का ऐसे अर्थ मत निकालना कि किसी चीज़ को समझने के लिए उसके रिवर्स को समझो पहले, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने बात इसी पर किया कि मतलब अलग अलग सेंस में चीज़ों का अलग अलग मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है। टू प्रोनाउंसमेंट इन आर्स पोएटिका क्या है, तो देखिए दो बोथ अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एरिस्टोटल, ये दोनों एरिस्टोटल पर ही बेस्ड हैं। He made the mark on succeeding generations the need for decorum और proportion। एक तो है need for decorum और proportion और दूसरा need for ceaseless toil as the prince of poetic greatness। नेक्स्ट बात करें what is a brief note on stylistic, तो देखिए the term stylistics refers to the particular way of writings or the group of writers। stylistics जो होता है एक राइटिंग्स के तरीके को या ग्रुप ऑफ राइटर्स को शो करता है ना। और इसमें वेरियस स्टाइल, डिक्शन से डिफरेंट टाइप के वेरियस स्टाइल को डिस्टिंगाइज किए जाते हैं, है ना, रिदम्स, सिंटेक्स, फिगर्स, इन सबसे, और राइटर्स के द्वारा यूज किया जाता है इन सबको। रोमांटिक स्टाइल, अगर राइटिंग में रोमांटिक स्टाइल की बात करें तो वो न्यू क्लासिकल स्टाइल से अलग होगा। इसी तरह विक्टोरियन स्टाइल मॉडर्न एज के पोएट के स्टाइल से अलग होगा। सबका मीन्स हर एज के पोएट का स्टाइल अलग अलग होता है। अरिस्टोटल्स ट्रेजेडी, व्हाट इज द इन एरिस्टोटल्स ट्रेजेडी व्हाट इज द कैथार्टिक नेचर ऑफ ट्रेजिक हीरो, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल टू ट्रेजिक परफॉर्मेंस मस्ट अराउज पिटी एंड फेयर। एरिस्टोटल के अनुसार जो ट्रेजिक
परफॉर्मेंस होना चाहिए वो पिटी और फियर के आसपास होना चाहिए। द ट्रेजिक सफरिंग ऑफ अ ट्रेजिक हीरो क्रिएट्स एन आइडिया इन आवर माइंड। जो ट्रेजिक हीरो में जो हीरो जो सफ़र कर रहा होता है वो हमारे माइंड में एक प्रकार से आइडिया क्रिएट करता है। डेट ट्रेजिक हीरो शुड नॉट हैव एक्टेड इन द मैनर, कि ट्रेजिक हीरो को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। सेम वो भी सोचता कि मेरे भी साथ ऐसा हो सकता है। द सफरिंग्स ऑफ द ट्रेजिक हीरो आल्सो इंडिकेट्स दैट इफ ही विल एक्ट लाइक हिम ही इज बाउंड टू सफर लाइक द ट्रेजिक हीरो, है ना। इन दिस सेंस द रोल ऑफ ट्रेजिक हीरो पर्क्स द लाइक इमोशंस ऑफ द स्पेक्टेटर्स। इस तरह से ट्रेजिक हीरो की सिचुएशन जो है स्पेक्टेटर्स के माइंड में घूमती है। कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चंस है। पेपर नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है कि हेमरसिया क्या है। तो देखिए हेमरसिया जो एक ग्रीक टर्म होता है और इसको एरिस्टोटल के द्वारा यूज किया गया था, पहली बार उनके बुक पोएटिक्स में यूज किया गया था। और ये जो है ट्रेजिक ड्रामा को डिस्क्राइब करते समय इसका यूज किया जाता है। अरिस्टोटल ने बताया था कि जब उन्होंने ग्रीक ट्रेजिडी के हीरो के बारे में बात किया तो वहाँ पर बताया कि जो हीरो होता है वो कुछ वीकनेसेस, मतलब खुद के वजह से कुछ वीकनेसेस उसकी होती है और उसी वीकनेसेस के वजह से वो कई सारे प्रॉब्लम से सफ़र करता है ना। और इसके साथ में अपनी वो फॉलिंग डाउन का खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी को हेमरसिया कहते हैं, है ना। हेमरसिया मीन्स होता है सिन, गिल्ट, मिस कैलकुलेशन और एरर ऑफ जजमेंट और अनसक्सेस। मतलब जो जजमेंट में मिस्टेकन होता है उसी के थ्रू हेमरसिया होता है। हेमरसिया जो है ट्रेजिक एरर, हेमरसिया का मतलब होता है ट्रेजिक एरर, क्लियर है। और हेमरसिया मीन्स होता है द रूइनस डिफेक्ट लीडिंग टू द डाउनफॉल डेथ ऑफ द हीरो, है ना। हीरो का डेथ या हीरो के डाउनफॉल से रिफर्स करता है और इसके 5 फैक्टर्स होते हैं, है ना। ये मेंटल क्वालिटी से रिफ़र करता है और जो है एक सीरीज ऑफ एक्शन या एक्शन से रिफ़र करता है, ठीक। साथ में ये जो है ग्रेट रिजल्ट को इम्प्लॉय करता है और ये जो है हीरो के एक्शंस को एक किस तरह से हीरो का एक्शन जो है एक डाउनफॉल के रूप में कन्वर्ट होता है, इस चीज़ को बताया जाता है। हेमरसिया की बात करें तो हेमरसिया का मतलब होता है फ्लो या वीकनेस इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। हीरो के कैरेक्टर में जो फ्लो या वीकनेस होता है उसी को हेमरसिया कहते हैं। और हेमरसिया का मतलब होता है ट्रेजिक फॉल या ट्रेजिक डेथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रेशनिज्म क्या है। तो इम्प्रेशनिज्म जो है ये मॉडर्न ड्रामा का न्यू ट्रेंड होता है ना। ये जो है पेंटिंग, म्यूजिक या लिटरेचर में एक प्रकार का मूवमेंट था और इसका एम ये है कि लिसनर या रीडर को जो है एक्सपीरियंस के मामले में रिक्रिएट करना, है ना, आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस में रिक्रिएट करना। और इम्प्रेशन जो है ये आर्ट फॉर आर्ट्स सेक को फेवर करता है। इम्प्रेशनिज्म जो होता है वो किसके फेवर में रहता है, तो आर्ट फॉर आर्ट्स सेक के फेवर में रहता है। इम्प्रेशनिस्ट स्कूल में कौन कौन आते हैं, तो लैम्ब, हैजलिट और डिक्वेंसी आते हैं इसमें। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या होता है। तो ये जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म टर्म है ये लिटरेरी टर्म है और इसका मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय द यूरोपियन कोलोनाइजेशन एंड इट्स आफ्टरमाथ। इसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो देखिए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो ये एक ऐसा ये फ्रेज है जिसको टी.एस. एलियट ने अपने एस्से में कंसीडर किया है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज को टी.एस. एलियट ने अपने एस्से में कंसीडर किया है और जो है ये जो लिटरेचर में शुरू होने लगा कब, मिल्टन और जो ड्राइडन के पीरियड से इसको लिटरेचर में यूज किया जाने लगा। और इसके बाद में ही कॉल्ड फॉर अ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी बाय विच थॉट एंड फीलिंग्स आर पुट टुगेदर। मतलब इसमें क्या होता है,
डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में एक तरह से थॉट और फीलिंग्स को साथ साथ में रखा जाता है ना। रोमांटिसिज्म पर शॉर्ट एसे लिखना है। तो रोमांटिक एज 1798 ईस्वी में शुरू हुआ जब लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन हुआ। तो लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन के साथ में 1798 में रोमांटिक एज स्टार्ट होता है। और जो लिरिकल बैलेड्स के पोएम्स की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, है ना। और ये मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट को रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है। और ये एक प्रकार का न्यू क्लासिकल के खिलाफ एक नेचुरल रिवोल्ट होता है 10th सेंचुरी में। अच्छा, मेन फीचर्स ऑफ द एज आर एज फॉलोज। पहला, फ्री प्ले ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, लव ऑफ वंडर, इंटरेस्ट इन द पास्ट, लव ऑफ सैटर, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, सब्जेक्टिविटी, रिच पोएटिक डिक्शन एंड स्टाइल एटसेट्रा। व्हाट इज द फिलोसॉफिकल एटीट्यूड ऑफ कॉलरिज? कॉलरिज का फिलोसॉफिकल एटीट्यूड क्या होता है? तो कॉलरिज जो है पहले इंग्लिश क्रिटिक हैं जिन्होंने जो है अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल पर जो इन्होंने खुद अपना लिटरेरी क्रिटिसिज्म बनाया था उसके बेस पर इन्होंने क्रिटिक किया या ये क्रिटिसाइज करते थे वर्क को। विमेन लिटरेचर क्या होता है? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट ग्रीव आउट ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द 1970s। देखिए, फेमिनिस्ट मूवमेंट ये जो है 1970s में लगभग शुरू हुआ था। इट वॉज एन एफर्ट टू डेवलप अ लिटरेरी थ्योरी बेस्ड ऑन फेमिनाइन कॉन्शियसनेस एंड सेंसिबिलिटी। ये फेमिनाइन कॉन्शियसनेस या सेंसिबिलिटी पर बेस्ड होता है। और इसका प्राइमरली जो एम होता है वो ये होता है कि जो एक वीमेन के द्वारा, है ना, जो मेल ऑथर्स ने जो वर्क लिखा है उसको एनालाइज करना, उसमें क्रिटिसाइज करना, क्या इसमें गलती हुई है, क्या गलत लिखा गया, क्या सही लिखा गया है ना। और इसका एम ये होता है कि फेमिनाइन क्रिटिकल ट्रेडिशन को इस्टेब्लिश करना भी इसका एक एम है। बैकग्राउंड ऑफ द preface of lyrical ballads of Wordsworth. तो Wordsworth wrote a new kind of poetry both in theme and language. वर्ड्सवर्थ ने एक नए प्रकार की पोइट्री लिखी, थीम में भी और लैंग्वेज में भी। इसलिए जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स या लिरिकल बैलेड्स में, लिरिकल बैलेड्स जो कि कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स है उसमें प्रीफेस देना नेसेसरी हो जाता है ना। और वर्ड्सवर्थ ने कहा था, वर्ड्सवर्थ के ओपिनियन में पोएट्री शुड बी रिटन इन सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज ऑफ द मेन इन स्टेट ऑफ इमोशनल एक्साइटमेंट। जो पोएट्री है उसको एक रियल लैंग्वेज के सिलेक्शन में लिखी जानी चाहिए, मतलब उसमें सही लैंग्वेज का यूज होना चाहिए। और वर्ड्सवर्थ की पोएम जो है आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन के खिलाफ होती थी। न्यू क्लासिकल एज में जो आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन है उसके रिवोल्स में होती थी। और पोप के दौरान, है ना, अलेक्जेंडर पोप के दौरान जो पोएट्री लिखी जाती थी वो रीजन पर बेस्ड होती थी, है ना। और वहाँ पर उस तरह के पोएट्री में इमोशंस का कोई जगह नहीं होता था। और पोएट्री जो है एक एंशियंट पोएट का इमिटेशन होता है, ठीक। जनरली पोएट्री में लोग एंशियंट पोएट का इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। और वर्ड्सवर्थ देयरफॉर एडेड अ प्रीफेस टू एक्सप्लेन हिज न्यू थ्योरी ऑफ पोएट्री। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री के न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें प्रीफेस ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्नोल्ड एज क्रिटिक। आर्नोल्ड एक क्रिटिक हैं, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो देखिए, आर्नोल्ड जो है एक ग्रेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल क्रिटिक हैं, है ना। लाइफ और लिटरेचर के फील्ड में ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट और जो है मोस्ट पावरफुल क्रिटिक हैं। लेकिन ये इंग्लैंड के लिटरेचर और इंग्लैंड की लाइफ से डिससेटिस्फाइड हुए हैं, यद्यपि ये इंग्लैंड में ही पैदा हुए थे, है ना। लेकिन एक क्रिटिक के रूप में आर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड का यूज किया है। और टच स्टोन मेथड के अनुसार ये जो है एक वर्क की कंपैरिजन किसी दूसरे वर्क से, किसी दूसरे ग्रेट वर्क से करते थे और उसके कंपैरिजन में वो
बताते थे कि वर्क ग्रेट है या नहीं। नेक्स्ट है राइट इज व्हाट इज द सेंस ऑफ ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट। तो देखिए सेंस ऑफ ट्रेडिशन मीन्स थ्री थिंग्स। सेंस ऑफ ट्रेडिशन का मतलब हुआ थ्री थिंग्स। एक तो है नॉलेज ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लिटरेचर, दूसरा क्रिटिकल जजमेंट एज टू which of the writers of the past continue to be significant in the present, और तीसरा a knowledge of these significant writers obtained to painstaking effort। नेक्स्ट क्वेश्चन why वर्ड्सवर्थ selected the humble and rustic life। वर्ड्सवर्थ ने हम्बल और रस्टिक लाइफ को क्यों सेलेक्ट किया? तो इसके डिफरेंट रीजन हैं। वन इज इन हम्बल एंड रस्टिक लाइफ फीलिंग्स आर फ्रीली एंड फ्रैंकली एक्सप्रेस्ड। जो फीलिंग्स होती हैं वो फ्रीली होती हैं और उनको फ्रैंक रूप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। और दे आर सिंपल एंड एक्यूरेटली एक्सप्रेस्ड। और ये हम्बल और रस्टिक लाइफ जो है होते हैं सिंपल होते हैं, एक्यूरेटली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। मैनर ऑफ द रस्टिक्स आर नेचुरल, सिंपल एंड मोर कंडक्टिव टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन क्रिएचर। नेक्स्ट है ड्राइडेन एज द फर्स्ट ओरिजिनल क्रिटिक। तो देखिए बिफोर ड्राइडेन इंग्लिश क्रिटिसिज्म वाज जस्ट अ ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ द एंशिएंट्स। ड्राइडेन लिबरेटेड इट फ्रॉम क्लासिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन क्या है? तो वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं पोएम के मेन थीम को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, जो कि थीम और लैंग्वेज में डिफरेंट होती है। और कहीं ना कहीं ये ओल्ड पोएटिक डिक्शन को जब फॉलो करते हैं तो ओल्ड पोएटिक डिक्शन को कंटेम्प्रोरी पोएट्स के भी द्वारा यूज किया गया है और इन्होंने नेचुरल थीम्स और नेचुरल लैंग्वेज पर एम्फेसाइज किए हैं अपने पोएट्री के थ्रू या पोएम के थ्रू। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से आप क्या समझते हैं? द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स द फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूअस मूविंग सक्सेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स both vague and well defined. It forms an individual's consciousness experience at a given time. In simple words, सिंपल वर्ड में कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो थॉट्स, इमोशंस या फीलिंग्स का एक स्ट्रीम होता है ना, जो कि माइंड में, एक इंडिविजुअल माइंड में कॉन्टिन्यूअस फ्लो करता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। और इसके साथ में जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है एक समय में ही, मतलब उसके लिए एक टाइम लिमिटेशन होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को जो है इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा जाता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन आर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। तो देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड वाज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल क्रिटिक ऑफ लाइफ एंड लिटरेचर। लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड जो हैं इंग्लैंड की लाइफ और लिटरेचर से डिससेटिस्फाइड थे, यद्यपि ये वहीं पर पैदा हुए थे। लेकिन एक क्रिटिक के रूप में आर्नोल्ड ने टच स्टोन मेथड का यूज किया, जिसके द्वारा लोगों की कंपैरिजन जो है, लोगों की कंपैरिजन या पीपल के वर्क की कंपैरिजन एक ग्रेट वर्क से की जाती थी। और अगर वो उस ग्रेट वर्क के कंपैरिजन में वर्क बेटर होता था तब ये माना जाता है कि वो ग्रेट वर्क है, अदरवाइज नहीं है। इसके बाद में इन सबको डिफाइन करना है। देखिए ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव एक ऐसा टर्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक ऐसा टर्म है जिसको दिया था टी.एस. एलियट ने दिया था, और इसका मतलब होता है एक पोएटिक डिक्शन जो कि पोएट के पार्टिकुलर इमोशन को, जो कि उसके माइंड में चल रहा होता है, उसको एक्सप्रेस करता है ना। और लिटरली इसका मतलब ये होता है an object employed by a poet in a play, poem, passage etc. as a symbol of particular experience, idea, emotion etc. देखिए ये जो है पोएट के इमोशन है ना, और रीडर में जो इमोशन होती है उन दोनों को एक तरह से सिम्बलाइज करता है, उन दोनों को बताता है, उन दोनों की इमेज बताती है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, है ना। और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो है इसको इन शॉर्ट कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव पोएट्स इमोशन का सिंबल होता है। एन ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव इज अ सिंबल ऑफ अ पोएट्स इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैडाइज्म क्या है? डैडाइज्म इज अ
hysterical Dadaism is a hysterical short-lived movement in painting, sculpture and literature. Dadaism जो होता है पेंटिंग, स्कल्पचर और लिटरेचर में एक शॉर्ट लिव्ड हिस्टेरिकल टाइप का मूवमेंट है, और ये जो है टोटली सारे कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देता है और लाइफ आर्ट के वेज को इस्टेब्लिश करता है ना, एंड इट प्राउनिंग अपॉन द करंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मोरल एंड रिलीजियस बिलीफ्स. Dadaism is founded in 1916 in Switzerland by Tristan Tzara. From 1919, the Dadaist group assembled in Paris and issued nihilistic manifestos against the culture which had been discredited by the 1914 to 18 war. देखिए डेडाइज्म को 1916 में फाउंड किया गया, स्विट्जरलैंड में फाउंड किया गया. बाकी अभी आपने देखा ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, तो इन लिटरेचर आयरनी फर्स्ट अपीयर्ड इन ड्रामा. लिटरेचर में आयरनी सबसे पहले ड्रामा में अपीयर हुआ, इसके बाद इसको सोफोक्लिस ने अपने ट्रेजिडी में एम्प्लॉय किया, और इसको शेक्सपियर ने भी यूज किया अपने ग्रेट ट्रेजिडीज में, और साथ में इसको जो है लॉफर या मॉकरी ऑफ फेट के रूप में एम्प्लॉय किया जाता है. रियलिज्म क्या होता है? रियलिज्म एक प्रकार का मूवमेंट है that develops in the later this movement develops in the later half of the 19th century, reacting against the excesses of romanticism. Realism is perceived by the normal human consciousness, undermining the philosophical implications of romantic literature. A realist gives emphasis on ordinary people, settings, events and his own environment. The movements social, political, economic etc. of his times. देखिए रियलिज्म को रिप्रेजेंट करने वाले को कहा जाता है रियलिस्ट. रियलिस्ट जो होते हैं ऑर्डिनरी पीपल, सेटिंग, इवेंट्स और जो खुद के इन्वायरमेंट है ना, मूवमेंट जैसे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल को ये एम्फेसाइज करते हैं, इसको ये फोकस में रखते हैं. नेक्स्ट आ जाइए एग्जिस्टेंशियलिज्म. यहाँ पर क्वेश्चन है वैसे इम्प्रेशनिज्म. इम्प्रेशनिज्म वाज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट. ये एक प्रकार का आर्टिस्टिक मूवमेंट होता है जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जर्मनी में शुरू हुआ था, है ना, अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ स्वीडिश ड्रामेटिस्ट स्ट्रिनबर्ग. द लिटरल मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग. देखिए ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग होता है, ड्रामा होता है, म्यूजिक होता है. इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वंस फीलिंग. एक तरह से जो एक्सप्रेशनिज्म होता है, एक्सप्रेशन ऑफ वंस फीलिंग होता है. एक्सप्रेशन वाज कॉन्सर्न्ड विद पेंटिंग एंड म्यूजिक. एक्सप्रेशनिज्म को पेंटिंग या म्यूजिक के साथ कॉन्सर्न किया जाता है. रियलिस्टिक प्रेजेंट्स द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड. रियलिस्टिक जो होते हैं वो वर्ल्ड के एक्चुअल पिक्चर को प्रेजेंट करते हैं. द एक्सप्रेशनिस्ट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड. और जो एक्सप्रेशनिस्ट होते हैं वो रियल वर्ल्ड को प्रेजेंट नहीं करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी क्या होता है. व्हाट इज द एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी? पोएटिक्स ऑफ ट्रेजेडी इज मेनली कॉन्सर्न्ड विद ट्रेजेडी. जो एरिस्टोटल का पोएटिक्स है वो जनरली ट्रेजेडी के ही साथ कॉन्सर्न करता है. ट्रेजेडी इमिटेशन ऑफ एक्शन, सीरियस, कंप्लीट और सर्टेन मैग्नीट्यूड का इमिटेशन होता है. एरिस्टोटल ने जो है ट्रेजेडी में कई सारे एलिमेंट्स को रखा है, कई सारा एलिमेंट्स बताए कि होना ज़रूरी है. एक तो इमिटेशन और मिमेसिस, completeness. The tragedy should be complete, which must have a dignified beginning, a middle and an end. Magnitude, embellished language, element of pity and fear, effecting the proper purgation of emotions. Write a note on structuralism. Structuralism पर एक नोट लिखिए. Structuralism is a term in English literature which examines the different aspects of human life as society, including language, literature and various social institutions as in an integrated form
or systems in which all these parts have no real existence on their own but only derive meaning and significance from their place within the system। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म जो होता है इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसा टर्म होता है जो कि ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसेंशियल ऑफ अ गुड कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अनुसार एक कैरेक्टर के लिए इसेंशियलिटी क्या होनी चाहिए, तो एक तो गुडनेस होना चाहिए, दूसरा they must be appropriate, they must be life like, and they must have consistency। About the tragic hero, Aristotle says that he is neither perfectly tragic hero, ना तो परफेक्ट होता है ना तो परफेक्टली गुड होता है, नॉट नॉर कम्प्लीटली बैड, ना ही पूरी तरह से बैड होता है। ही मस्ट बी अ पर्सन स्लाइटली बेटर देन अस। इसके बाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक criticism and feminist criticism? Scientific criticism struggles to purge itself of the objective, while the feminist criticism is willing to assert the authority of experience. The experience of women can easily disappear, become mute, invalid and invisible. Experience is not emotion, experience emotion नहीं होता है। Feminist criticism is more than a problem of finding exacting definitions and suitable terminology। नेक्स्ट है थ्रो लाइट अपॉन द रोल ऑफ स्ट्रक्चर एंड रोल इन द डिस्कशन ऑफ ह्यूमन साइंसेस। जैक्स डेरिडा ये पैदा हुए थे 1910 में, ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे। जैक्स डेरिडा ने एक वर्क लिखा स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस। इस वर्क में इनफैक्ट बिलोंग this work to a historic movement in the traffic of ideas between Europe and America। देखिए यूरोप एंड अमेरिका के बीच में जो ट्रैफिक ऑफ आइडियाज में जो हिस्टोरिक मोमेंट थे उसको ये रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले मार्क्स द मोमेंट एट विच पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एज अ मूवमेंट बिगिन अपोजिंग इटसेल्फ टू क्लासिकल स्ट्रक्चरलिज्म एज वेल। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर शो योर एक्विटेंस विद होरेस एज अ लिटरेरी क्रिटिक्स। These are some of the glaring limitations of Horace as a literary critic. With him started new tradition is criticism. He recalled to men's minds of the standards of classical arts. One of the chief merits of Horace as a critic is that in him the generation of the critics has not waited for the corruption of the poet Saintsbury। नेक्स्ट है राइट नोट ऑन होरेस अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन एज अ क्रिटिक एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्स पोएटिका। होरेस रोट ओनली वन इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स इन वर्स। होरेस ने वर्स में केवल एक ही डॉक्यूमेंट लिखा था, उसका नाम है आर्स पोएटिका। लेकिन आर्स पोएटिका का पहले जो नाम था एपिस्टल टू द पाइसोस। देखिए आर्स पोएटिका का फर्स्टली नाम क्या था, एपिस्टल टू द पाइसोस। एक्चुअली आर्स पोएटिका को लेटर फॉर्म में लिखा गया था, इसलिए इसका नाम शुरुआत में रखा गया था एपिस्टल टू द पाइसोस, बाद में इसका नाम चेंज हुआ आर्स पोएटिका में। नेक्स्ट है होरेस वाज बोथ अ क्रिटिक एंड अ क्रिएटिव राइटर एंड वाज वेरी वेल read though he popularized percepts and principles of Aristotle. He stated that the aim of poetry is to instruct, to delight. नेक्स्ट आर्स पोएटिका एक आर्ट रिटन विदाउट आर्ट है, इस पर डिस्कस कीजिए। आर्स पोएटिका इज कंसिडर्ड आर्ट रिटन विदाउट आर्ट। हिज आर्स पोएटिका हैज बीन हेल्ड बाय स्कैलिगर एज आर्ट रिटन विदाउट आर्ट। होरेस हैज हिज लिमिटेशंस टू। He has little that is original. His critical attitude is woefully incomplete. His range of vision is limited. He believes too much in the authority of the ancients. He has failed to recapture their spirit. Next long answer question में आ जाइए। Discuss the importance of Dryden as a critic.
Dryden may be properly considered as the father of English criticism, as the writer who first taught us to determine upon principle the merit of compositions. This is said by Dr. Johnson. Write a short note on William Wordsworth as a critic. William Wordsworth came to be known as a critic of literature after the presented the preface to Lyrical Ballads in 1798. He was essentially a poet. He changed his trends of poetry abruptly. And preface to Lyrical Ballads first appeared in 1798. This is the first edition of the Lyrical Ballads. Write a note on Aristotle's theory on concept of tragedy. Aristotle was one of the greatest critics of literature who was born in 384. देखिए अरिस्टोटल एक ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स में से एक हैं. इनका जन्म 384 ईस्वी को हुआ था. 384 बीसी को हुआ था. मृत्यु हुई थी 322 बीसी ईस्वी को. इन्होंने पोएटिक्स लिखा लगभग 330 बीसी में, है ना. एक जो है ग्रेट वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म है जिसको पोएटिक्स कहते हैं. पोएटिक्स इट इज अ फ्रेगमेंटरी एंड इनकम्प्लीट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच डील्स विद ट्रेजेडी, कॉमेडीज एंड एपिक्स. पोएटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक. पोएट्री में 26 स्मॉल चैप्टर हैं. अरिस्टोटल एक ग्रेट स्कॉलर थे और ये जो है प्लेटो के डिसिपल थे, प्लेटो के शिष्य थे. पोएटिक्स में इनका पर्पज ये था कि अपने टीचर प्लेटो के क्वेश्चंस का रिप्लाई करना, और इसी के लिए फेमस भी हैं. द पोएटिक्स ऑफ एरिस्टोटल इज मेनली कंसर्न्ड विद ट्रेजिडी. जो एरिस्टोटल का पोएटिक्स है वो जनरली ट्रेजिडी से ही कंसर्न्ड होता है. ट्रेजिडी के कई सारे एलिमेंट्स है. ट्रेजिडी में क्या क्या कंटेन होना चाहिए: इमिटेशन एंड मिमेसिस, कंप्लीटनेस, मैग्नीट्यूड और इम्बेलिश्ड लैंग्वेज, एलिमेंट ऑफ पिटी एंड फेयर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ द इमोशंस. अच्छा, हर ट्रेजिडी जो होता है एक एक्शन का इमिटेशन होता है. ट्रेजिडी का फर्स्ट एलिमेंट है प्लॉट है. वैसे ट्रेजिडी में 6 मेन प्लॉट हैं, 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं. प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल और सॉन्ग है ना. प्लॉट, कैरेक्टर एंड थॉट, इन सबको ऑब्जेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन के साथ ही कॉन्सर्न होता है. डिक्शन, सॉन्ग या मेलेडी, ये जो हैं मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के साथ डील करता है. और स्पेक्टेकल जो है ये मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन को रिलेट करता है. प्लॉट जो कि मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ ट्रेजिडी है और प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजिडी कहते हैं. प्लॉट ट्रेजिडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है. प्लॉट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं ट्रेजिडी में, वो होती हैं कैरेक्टर होता है ना. इन एरिस्टोटल वर्ड्स प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल डेट इज द सोल ऑफ ट्रेजिडी. द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इज द प्लॉट. प्लॉट जो होता है वो इंसिडेंट का अरेंजमेंट्स होता है. जैसे कितनी घटनाएं होती हैं उसको जो अरेंजमेंट कर दिया जाए तो प्लॉट होता है. तो प्लॉट इज व्हाट? प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इज द प्लॉट. ट्रेजिडी इज पॉसिबल विदाउट कैरेक्टर. ट्रेजिडी तो कैरेक्टर के बिना पॉसिबल हो सकती है बट नॉट विदाउट एक्शन, लेकिन एक्शन के बिना नहीं. अ प्ले विदाउट एक्शन कुड बी प्ले इन विच नथिंग हैपेंड, देयर इज नो स्टार्ट, नो मिडिल एंड नो एंड. The arrangement of incidents is the plot. Plot is the most necessary part of the tragedy. Next constituent part of the tragedy is character. Character without action will not achieve the end of a tragedy. जब तक character परफॉर्म नहीं करेगा तब तक ट्रेजिडी का एंड नहीं आएगा. करेक्टराइजेशन क्या होना चाहिए? तो करेक्टराइजेशन में स्पेशली प्रोटैगोनिस्ट के करेक्टर्स की बात किए हैं. गुड कैरेक्टर यानी कि गुडनेस होना चाहिए उसके अंदर. दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट, दे मस्ट बी लाइफ लाइक एंड दे मस्ट हैव कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट है डिक्शन. डिक्शन इज द अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेजिडी इज द पोएटिक्स डिक्शन. ट्रेजिडी का जो अनदर रिक्वायरमेंट है वो पोएटिक डिक्शन है या लैंग्वेज या लेक्सिस भी कहते हैं. इट इज़ नॉट मेट्रिकल कंपोजिशन बट एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन. जो डिक्शन होता है मेट्रिकल कंपोजिशन तो नहीं होता है, लेकिन मेट्रिकल कंपोजिशन
एक्ट ऑफ मेकिंग मेट्रिकल कंपोजिशन होता है। ट्रेजेडी में पोएटिक इम्प्रेशन शुड बी विदाउट बीइंग कॉमन प्लेस। थॉट की बात करें तो थॉट इज द पावर ऑफ सेइंग। थॉट जो होता है पावर ऑफ सेइंग होता है, इसके थ्रू कोई भी चीज़ एक अप्रोप्रिएट मैनर से कहा जा सकता है। थॉट को ट्रेजेडी में एक इंटेलेक्चुअल एलिमेंट के भी रूप में कंसिडर किया जा सकता है। और ये जो है थॉट इज द एक्सप्रेस्ड थ्रू द स्पीच ऑफ अ करेक्टर। इसके बाद में स्पेक्टेकल और साइंस इफेक्ट। स्पेक्टेकल को साइंस इफेक्ट कहते हैं या स्टेज रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, स्पेक्टेकल जो होता है, स्पेक्टेकल और द साइनिक इफेक्ट और द सीनिक इफेक्ट हैज़ टू डू मोर विद स्टेज क्राफ्ट देन द राइटिंग ऑफ पोएट्री। फियर एंड पिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेक्टेक्युलर means, but it is most better to produce them by the way you write, you play. Song or melody. Song is the lyrical element that is found in the choric parts of the tragedy. Song एक lyrical elements होता है जो कि tragedy के choric part में पाया जाता है। एक्चुअली कोरस जो है वो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, और ट्रेजिडी ये जो सॉन्ग या मेलोडी म्यूजिक का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि ट्रेजिडी में एक प्लीजेंट प्रोवाइड कराता है, एक उसे कर्णप्रिय बनाता है। और इसके साथ में 6 एलिमेंट के साथ में यहाँ पर ट्रेजिडी में जो है ड्रामेटिक यूनिटीज़ को फॉलो किया जाना चाहिए। ड्रामेटिक यूनिटीज़ हैं यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। इसको भी दिमाग में रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, और नेक्स्ट है आपका टी.एस. एलियट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। टी.एस. एलियट जो हैं अपने ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए फेमस हैं, और जो हैं इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया है। टी.एस. एलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी को दिया है। और इसके साथ में अगर बात करें तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव थ्योरी कॉन्सर्न्स हिज डॉक्ट्राइन ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ द वर्क्स ऑफ द पोएट्स ऑफ द पास्ट। एंड नेक्स्ट आ जाइए टी.एस. एलियट। यहाँ देखिए अब पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं, क्वेश्चन वगैरह नहीं। इंग्लिश क्रिटिसिज्म जो है सर फिलिप सिडनी से शुरू हुआ था। इंग्लिश क्रिटिसिज्म को किसने शुरू किया था, तो सर फिलिप सिडनी ने शुरू किया था। इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ क्रिटिक्स। और ये जो है इंग्लिश क्रिटिसिज्म एक क्रिटिक्स की लॉन्ग चेन होती है, लंबी श्रृंखला होती है। और यहाँ पर देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स लिखा था। पहली बार 1798 में पब्लिश हुआ, लेकिन सेकंड एडिशन है 1800 में, थर्ड है 1802 में, और फोर्थ आया था 1805 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, और देखिए एरिस्टोटल का व्यू बताइए किस चीज़ पर, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर पर। तो एरिस्टोटल रिगार्ड्स एज ट्रेजिडी एज मेड ऑफ 6 एलिमेंट्स। एरिस्टोटल ने जैसा कि ट्रेजिडी के लिए 6 एलिमेंट बनाया। ही गिव्स द फर्स्ट प्लेस टू द प्लॉट। इसने पहले जगह पर रखा प्लॉट, और प्लॉट जो होता है अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स होता है। ही सेज दैट द प्लॉट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। It is the primary thing that is the soul of tragedy. Character is the secondary importance. He goes to the extent of saying tragedy is impossible without plot, but there may be one without character. Definition of tragedy, एरिस्टोटल ने कहा tragedy is an imitation of an action. Simply tragedy जो होता है वो किसी एक्शन का इमिटेशन होता है। ट्रेजिडी इज नॉट इमिटेशन ऑफ मैन बट मैन इन एक्शन। ट्रेजिडी जो है इंसान का इमिटेशन नहीं होता, बल्कि मैन इन एक्शन का इमिटेशन होता है, नकल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्टाइलिस्टिक्स क्या होता है। द टर्म स्टाइलिस्टिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू राइट विद अपॉन वैक्स्ड टैबलेट्स। नेक्स्ट है आपका डिस्कस एलियट्स व्यू अबाउट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अब देखिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को लिखा था टी.एस. एलियट ने लिखा था। टी.एस. एलियट पब्लिश्ड हिज एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इन 1919 इन द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट।
It contains all those critical principles from which criticism has been derived ever since. Tradition is the gift of the historic sense, and sense of tradition means three things. One is knowledge of the continuity of the literature, a critical judgment as to which the writers of the past continue to be significant in the present, and describe the salient features of the Dryden's features on dramatic poetry. Dryden's essay on dramatic poetry is in the form of a dialogue. देखिए ये ड्रामेटिक पोएजी जो ड्राइडन का एस्से है ये एक डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया है, बट इट फॉर्म्स अ राइटर एनी फॉर्म. देयर आर 4 स्पीकर्स एंड इट्स सेटिंग इट ड्रामेटिक. इसमें जो है 4 स्पीकर हैं, क्राइट्स, यूजेंटस, लिसिडियस, निएंडर, और इसका जो सेटिंग है वो ड्रामेटिक फॉर्म में है. कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद द डिस्कशन ओवर अ पोएम रिसेंटली पब्लिश्ड. द फर्स्ट स्पीकर इज क्राइस्ट, ड्राइडेंस ब्रदर इन लॉ. जो पहला स्पीकर होता है क्राइट्स होता है, जो कि ड्राइडेन का ब्रदर इन लॉ होता है, ड्राइडेन का साला होता है ना. पहला स्पीकर कौन है? क्राइट्स हैं. क्राइट्स कौन है? ड्राइडेंस ब्रदर इन लॉ हैं. और इसके बाद में सेकंड पर्सन जो है यूजेनियस है, और यूजेनियस जो है ड्राइडेंस का फ्रेंड है, मीन्स यूजेनियस रिप्रेजेंट्स द ड्राइडेंस फ्रेंड. और थर्ड स्पीकर जो हैं वो लिसिडियस हैं, और लिसिडियस जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो लिसिडियस he says that the classical rules are fundamentals of corrupt dramatic creation but the moderns neglected it. देखिए ये जो है थर्ड स्पीकर लिसिडियस है, ये क्या कहता है कि फ्रेंच ड्रामा को रिप्रेजेंट करता है, और ये कहता है कि फ्रेंच ड्रामा तीनों यूनिटीज को फॉलो करती हैं और कई सारी बातें करता है. ड्राइडेन इज द फोर्थ स्पीकर. ड्राइडेन 4th नंबर का स्पीकर होता है, जो कि निएंडर के रूप में है ना. ड्राइडेन ने अपने आप को खुद 4th स्पीकर के रूप में प्रेजेंट किया है, और इसके साथ में वो कहते हैं इंग्लिश ड्रामा जो है फ्रेंच ड्रामा से सुपीरियर है. फिर चारों स्पीकर आपस में बात करते हैं, कन्वर्सेशन होता है ना, एक म्यूचुअल कोर्टेसी के साथ में. और फाइनली ऐसे जो है ये पाया जाता है कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज रिच इन डिस्कशन. ये डिस्कशन में रिच होता है. इट इज ऑब्जेक्टिव एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 डिफरेंट व्यूज एंड थ्रोज ड्राइडेंस व्यूज ऑन अ नंबर ऑफ टॉपिक्स. इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये स्ट्रक्चरलिज्म. क्या होता है? तो स्ट्रक्चरलिज्म इज द मेथडोलॉजी दैट इम्प्लॉयज एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कल्चर मस्ट बी अंडरस्टूड बाय वे देयर रिलेशनशिप टू अ ब्रॉडर ओवर आर्चिंग सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर. देखिए स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा मेथड होता है जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन कल्चर के एलिमेंट्स को एम्प्लॉयज करता है. स्ट्रक्चरलिज्म इज द बिलीफ, ये ऐसा बिलीफ होता है ना, जो ह्यूमन लाइफ के फिनोमिना को ये जो है मतलब बताता कि वो इंटेलिजिबल नहीं है ना, इंटर रिलेशनशिप के कंपैरिजन में. इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं टर्म स्ट्रक्चरलिज्म इज रिलेटेड टर्म डेट डिस्क्राइब्स अ पार्टिकुलर फिलोसॉफिकल और लिटरेरी मूवमेंट और मोमेंट. ये जो है एक पार्टिकुलर लिटरेरी मोमेंट या मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है. इसके बाद में बात करें तो आ जाता है आपका वीमेन लिटरेचर पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है. द टर्म फेमिनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक मूवमेंट एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग इक्वल राइट्स एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वीमेन. फेमिनिज्म इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल एंड sociological theories and philosophies concerned with issues of gender difference as well as movement that advocates gender equality for women and campaigns for women's rights and interests. इसके बाद में show your acquaintance with the key concept of ars poetica. Horace lived in the glorious Augustan era
विच वाज पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। होरेस जो है ऑगस्टिन एज से बिलोंग करते थे। ऑगस्टिन एज जो है रोमन सिविलाइजेशन और कल्चर का पीरियड था, और पोइट्री जो है उनके एज में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई, और जो है कुछ अच्छी चीज़ों में, नोबल चीज़ों में इनको कंसिडर किया जाने लगा। और इसके बाद में होरेस रोट बोथ क्रिएटिव एंड क्रिटिकल पीसेस। होरेस ने क्रिएटिव और क्रिटिकल पीसेस वर्क भी लिखे, और इसके साथ में ही वाज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ क्लासिज्म। ही आल्सो कंपोज्ड सैटायर्स। अब देखिए होरेस का कुछ और भी वर्क है, वो है सैटायर्स, इपोड्स, ओड्स, एपिस्टल्स और उनकी आर्स पोएटिका। सो योर एक्वेटेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्स पोएटिका। अच्छा, आर्स पोएटिका का पहले नाम था एपिस्टल द पोएट्री, है ना, और इसका बाद में नाम पड़ा आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका को एक लेटर की फॉर्म में लिखा गया है। इसके बाद में यहाँ देख लेते हैं डिस्टिंक्टिव वैराइटीज ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। एलन शोवाल्टर proposes to divide feminist criticism in two distinct varieties. First type is concerned with women as reader and second one is concerned with women as writer. एलन शोवाल्टर जिन्होंने लिखा था फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस, इन्होंने दो थ्योरी दिया, दो डिस्टिंक्ट वैराइटीज दी। एक तो वीमेन एज अ रीडर और दूसरा वीमेन एज अ राइटर। ये वीमेन एज अ रीडर में इन्होंने बताया, क्या बताया कि वीमेन इज कंसिडर्ड एज अ रीडर ऑफ मेल प्रोड्यूस्ड लिटरेचर, लेकिन वीमेन एज अ राइटर में इन्होंने बताया, क्या बताया, वीमेन इज ऑब्जर्व्ड एज प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सुअल मीनिंग ऑफ हर ओन विद द वेरिड स्टडीज। अब यहाँ पर कुछ है, एलन शोवाल्टर ने प्रपोज किया था फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को डिवाइड करने के लिए कुछ प्रपोजेज इन्होंने दिया था। दो डिस्टिंक्ट वैराइटीज़ दी थी। पहली वैराइटीज हैं वीमेन एज रीडर और दूसरी वुमेन एज राइटर। अब एज अ रीडर वुमेन इज व्यूड इन रिगार्ड टू हर इंटरेस्ट इन मेल प्रोड्यूस्ड लिटरेचर। देखिए वीमेन एज अ रीडर में जो मेल ने वर्क को प्रोड्यूस किया है उसको पढ़कर क्रिटिसाइज करना होता है, और वीमेन एज अ राइटर में क्या होता है, जो एज द प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सुअल मीनिंग ऑफ हर ऑन रिलेटिंग टू वेरिड फैक्ट्स ऑफ स्टडीज। और यहाँ देखिए एक लास्ट देख लीजिए, द टर्म गायनो क्रिटिक्स इज मोर सेल्फ कंटेंट एंड एक्सपेरिमेंटल वेयर एज द टर्म फेमिनिस्ट क्रिटिक इज इसेंशियली पॉलिटिकल एंड पोलेमिकल।